हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सैम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण बैंक में बम्पर भर्ती आई है। बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी बनने का शानदार अवसर है ये। आईबीपीएस ने आरआरबी 10 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये इसके बारे में डिटेल्स जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बावजूद भी जो है बैंक में वैकेंसीज आई है, तो ये सबके लिए बहुत मायने रखता है ना। सभी घर पे बैठे हुए आराम से आसानी से वो तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। और जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी में टोटल ये 10,368 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें विभिन्न पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 का पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट का भी पोस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, कब कब फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें लगेंगी, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबीज़ जो है वो स्टेट बेस्ड हैं, वो सारे स्टेट का अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग आरआरबी जैसे यहाँ पे दिया गया है कि तेलंगाना स्टेट का आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है, उत्तर प्रदेश का आर्यावर्त बैंक है। फिर उत्तर प्रदेश के और भी बैंक्स हैं, है ना, और भी ग्रामीण बैंक से वो सारे इस डिटेल नोटिफिकेशन में है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आप इसको देख लेंगे आराम से, वो सब आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अब मतलब कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, उस सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप। तो वो होना चाहिए या तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर नेपाल का या भूटान का, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी है ना, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले जो है वो हमारे इंडिया में आ गया है, ठीक है। और फिर एज के लिए है ऑफिसर स्केल 3, जिसको हम लोग सीनियर मैनेजर का पोस्ट कहते हैं बैंक में। उसके लिए 21 साल से अधिक का एज होना चाहिए, लेकिन वो 40 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 2, जिसको हम लोग मैनेजर पोस्ट कहते हैं, वो होता है आपका 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम होना चाहिए उनका एज। और स्केल 1 ऑफिसर के लिए, जो नॉर्मल सभी कोई अप्लाई करते हैं, वो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की होती है उनकी आयु, है ना। 18 से 30 वर्ष के बीच वाले ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है, तो फ्रेशर जो होते हैं वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट या फिर मल्टीपर्पस जो ऑफिस असिस्टेंट है उनका पोस्ट, वो जो पोस्ट है वो हम लोग जनरली फिलअप करते हैं। और जैसे बाकी सरकारी वैकेंसीज़ में भी रहती है कि ये कुछ जो स्पेशल कास्ट हैं उन लोगों को कंसेशन मिलता है, तो वो इस वैकेंसी में भी है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का, और इसी तरह से बाकी सारे हैं जैसे नॉर्मल वैकेंसीज़ में होते हैं। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, उस पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आप आर्ट्स लेकर के पढ़े हो, साइंस लेकर के पढ़े हो, या फिर इंजीनियरिंग की हो, या फिर कुछ भी हो, है ना। आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। और जो लोकल लैंग्वेजेस आरआरबीज़ के हैं उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, है ना। जैसे आप झारखंड स्टेट के हो तो आपको हिंदी आना चाहिए, यूपी के हो तो हिंदी आना चाहिए, वेस्ट बंगाल के हो तो फिर वेस्ट बंगाल में आपको बांग्ला आना ज़रूरी है, उड़ीसा के आरआरबीज़ अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपको उड़िया आना ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो भी पर्टिकुलर आरआरबीज़ हैं स्टेट के, उसके जो लैंग्वेजेस हैं लोकल लैंग्वेज, उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। फिर आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज, बहुत ज़्यादा उसमें हाईफाई कुछ नॉलेज का ज़रूरत नहीं होता है, बस वर्किंग नॉलेज का ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे निल है, मतलब कि आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है उसके लिए आपका बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, है ना। और इस केस में अगर कोई कैंडिडेट जिनको एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे जो दिए हुए हैं, इसमें अगर कोई डिग्री किए हुए हैं तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर इसमें भी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है, ठीक है, जो आरआरबीज़ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है,
वो जैसे मैंने आपको ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए बताया, उसी तरह से फिर इसमें भी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ज़रूरत है। और एक और चीज़ इसमें क्या है कि इसमें भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी डिग्री कंप्लीट किया है, तो आप मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही आ जाता है जब ऑफिसर स्केल 2 है ना, तो वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर या फिर उसको हम लोग मैनेजर का पोस्ट कहते हैं, तो उसमें बैचलर्स डिग्री तो चाहिए ही, ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद क्या है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा वैसे कैंडिडेट्स को जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों से ग्रेजुएट अपना डिग्री जो है इन सारी चीज़ों का लिया हो, और 2 ईयर्स जो है वो एक ऑफिसर के रूप में किसी बैंक या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना ड्यूटी किया हो। मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस होना उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसी तरह से स्केल 2 का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 में 2 कैटेगरी में है, एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर और दूसरा क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आईटी ऑफिसर आते हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, लॉ ऑफिसर्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे आप अगर आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी, इन सारी चीज़ों में से कोई में भी जो है आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, है ना, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और डिज़ायरेबल में आपका अगर कोई सर्टिफिकेट है ASP, PHP, C++, जावा वगैरह का, तो वो आपका डिज़ायरेबल है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप आईटी ऑफिसर स्केल 2 में बनने जा रहे हैं तो आपको जो रिलेवेंट फील्ड है आईटी ऑफिसर के रूप में, कहीं पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह से जैसे CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसमें CA का कोर्स होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, है ना। और इसमें 1 ईयर का चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लॉ ऑफिसर का पोस्ट है तो इसमें भी आपको लॉ का डिग्री होना चाहिए, और फिर 2 साल का एक एडवोकेट के रूप में काम किया होना चाहिए, या फिर किसी बैंक में लॉ ऑफिसर के रूप में काम किया होना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रेजरी मैनेजर का पोस्ट जो है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, और उसी तरह से उनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह से मार्केटिंग ऑफिसर जो है उनको भी MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चरल ऑफिसर का पोस्ट के लिए जो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डायरी या फिर ये सारे में पिसिकल्चर, है ना, वेटरनरी साइंस, इन सब में से कुछ में होना चाहिए बैचलर डिग्री, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। अगर आप स्केल 3 अर्थात सीनियर मैनेजर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री तो होना ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और अगर प्रेफरेंस की बात हो तो प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब रिलेटेड टॉपिक से किया हुआ हो, इन सब कोर्सेज से किया हुआ हो, है ना। जैसे IT हो, मैनेजमेंट हो, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन सारी जो डिग्री कोर्सेज हैं इनमें से अगर कोई डिग्री कोर्स किया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक या फिर बैंक में ऑफिसर के रूप में, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर के रूप में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्ड जानकारी है वो आपको मिल गया होगा इतना तक में। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको लगने वाला है, इसमें किस कैटेगरी को कितना लगने वाला है। तो जैसे अगर आप ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 या फिर 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप SC, ST, PWD वगैरह किसी कैटेगरी में हैं तो आपको मात्र 175 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे कोई कैटेगरीज़ में है जैसे जनरल हो या फिर OBC हो तो वो आपको 850 रुपया मतलब 850 रुपये फ़ी पे करने होंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसी तरह से सेम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो पोस्ट है उसमें भी अगर आप SC, ST, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो उसमें आपको 175 रुपया लगेगा, और बाकी सारे कैटेगरीज़ के लिए 850 रुपया लगेगा, ठीक है। और जो बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा वो कैंडिडेट के द्वारा बॉर्न होगा, मतलब कि इसके अलावा लगेगा, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह का होता है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर
इसमें 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम जो होता है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें 2 चीज़ों का, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको वो जो भी है इंग्लिश हिंदी जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आगे बताया गया है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग के 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ठीक है। मीन्स टोटल मार्क्स जो है वो 80 है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 80 है और ड्यूरेशन जो है एग्जामिनेशन का वो 45 मिनट्स का है। मतलब 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही टेस्ट होगा आपके, है ना। और इसमें भी वही है 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 मार्क्स। फिर ये रीजनिंग में भी क्वांटी में भी जो है 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 मार्क्स, मतलब टोटल 80 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें भी 45 मिनट्स का ही होगा। मतलब कि प्री का एग्ज़ाम जो है मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट के लिए हो या फिर ऑफिसर स्केल 1 के लिए हो, वो आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही टेस्ट होता है और आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 करके होते हैं ईच पेपर के, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स भी 80 होते हैं और टोटल टाइम आपको 45 मिनट्स के लगेंगे। अब जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसमें आपको देखिए रीजनिंग का है, रीजनिंग का 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कंप्यूटर का 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन आधा मार्क्स का 0.5 मार्क्स का। फिर जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस आपको 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इसमें आपको 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। ये लैंग्वेज जो है आपको या तो इंग्लिश या फिर हिंदी आप ले सकते हैं। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो आपका 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका देखिए, अगर आप इंग्लिश लिए हुए हैं तो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल 200 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 के रहेंगे, ठीक है। और कंपोजिट टाइम जो होगा वो आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्केल 1 की बात करें तो स्केल 1 का जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सारे पेपर्स ही रहेंगे। मतलब रीजनिंग होंगे, कंप्यूटर नॉलेज होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी होंगे, ठीक है। फिर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे, ठीक है। तो इन सारे का भी जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 ईच होंगे और फिर रीजनिंग का मार्क्स होगा 40 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स, कंप्यूटर का 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स और उसी तरह से बाकी सब 40 ही है। बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे बट 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें भी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 2 आवर्स के ही होंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि वर्जन ऑफ टेस्ट जो है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आंध्र प्रदेश में अगर आपका स्टेट है ना, आंध्र प्रदेश में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप वर्जन में इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश अगर है तो इंग्लिश और हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। असम के हैं तो इंग्लिश, हिंदी और असमीज़ में दे सकते हैं। बिहार के हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी में दे सकते हैं। उसी तरह से बाकी सारे स्टेट्स में आपका किस स्टेट में क्या वर्जन ऑफ एग्ज़ाम होगा, मतलब क्या लैंग्वेज आप ले सकते हैं, वो सारे इस लिस्ट में दिया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या है, किस स्टेट के हैं और कौन लैंग्वेज है, ठीक है। अब स्केल 2 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सिंगल लेवल एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। वो होता है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज और क्वांटी, ठीक है, क्वांटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 200 और 200 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब से स्केल 2 अगर स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो इसमें जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, अगर आईटी ऑफिसर है तो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लॉ ऑफिसर होंगे तो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वो आपका 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग में भी वही है 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो इसी तरह से बाकी सारे जो पेपर्स हैं उसका टोटल मिला करके 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इसमें, ठीक है। 240 मार्क्स का 240 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, 240 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो कंपोजिट टाइम है वो आपका 2 घंटा 30 मिनट, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का आपका टाइम मिलेगा,
ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। फिर ऑफिसर स्किल 3 का जो है उसमें आपका देखिए रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फिनेंशियल अवेयरनेस है, फिर आपका इंग्लिश या फिर हिंदी जो होगा, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 200 है और टोटल मार्क्स जो है वो भी 200 है, ठीक है। और इसका भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो कितना है, 2 आवर्स का है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि जो एग्जामिनेशन का डिटेल है ना, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से अभी तक में, ठीक है। और पेनल्टी रॉन्ग आंसर के लिए वो तो सभी एग्ज़ाम्स में जनरली होता ही है ना, तो इसमें भी जो है आपका जो पेनल्टी है वो लगेगा, ठीक है। फिर आपका एग्जामिनेशन का अगला स्टेज आता है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू अप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस स्किल 1, 2 एंड 3। मतलब कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको इंटरव्यू में शामिल होने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर स्केल 1, स्केल 2 अथवा स्केल 3 के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप इसको अप्लाई कैसे करें, है ना, प्रोसीजर क्या है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले आप IBPS की वेबसाइट पे जाएंगे www.ibps.in। उसमें फिर आपका होम पेज जो है, होम पेज में जा कर के आप ओपन करेंगे CRP फॉर RRBs, है ना। उसमें आपका फिर एप्लीकेशन करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP जो भी है, ऑफिसर स्किल 1, 2 या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो इन सारे पोस्ट में अप्लाई करने का आपका लिंक प्रोवाइड किया हुआ रहेगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो, आप वीडियो देखते हुए फिर देखने के बाद जो है आसानी से उसमें क्लिक करके आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले जो है आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है कि फ़ोटो का आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का स्कैन कॉपी होना चाहिए और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस चीज़ का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, आई यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रिंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेशन होगा जो आपको अपना जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, है ना, ये आपका जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, उसी में आपको ये लिखना पड़ेगा डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्केल 1 के लिए हैं, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो है प्रोविजनल जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट टू विच ही और सी ऑप्ट्स फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑन सिलेक्शन, ये आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ध्यान में रखिएगा। अब डिटेल जानकारी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ी, जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है या फिर इंटरव्यू किस में होगा किस में नहीं होगा, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका है ना। अब जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है वो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स है ना, कि कब क्या होगा उस बारे में ये डेट शीट है, उसको ध्यान से देखें, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चाहे एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 8 जून 2021 से और वो चलेगा आपका 28 जून 2021 तक, ठीक है। पेमेंट जो आप कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी का वो 8 तारीख से 28 तारीख तक ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर जिनका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ हैं जैसे SC ST लोग हैं, उन लोगों के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है, तो उसका कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो है वो 9/7/2021 है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा कि कब कॉल लेटर डाउनलोड करने का आ गया है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो आपका 19/7 से लेकर के 25/7 तक होगा। फिर आपका कॉल लेटर्स जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, वो आपका जुलाई अगस्त में होगा। उसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है क्योंकि अभी पैंडेमिक टाइम है, तो कैसा क्या स्थिति रहेगा उस टाइम उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा। फिर ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का होगा वो आपका अगस्त 2021 में होगा, ठीक है। रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम वो आपका सितंबर में आएगा। फिर मेन एग्ज़ाम का जो है वो आपका सितंबर 2021 में ही कॉल लेटर डाउनलोड होगा और एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर-अक्टूबर में, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्ज़ाम का वो अक्टूबर 2021 में होगा और स्केल 1, 2 या फिर 3 के लिए जो इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, इंटरव्यू होंगे आपका अक्टूबर-नवंबर महीने में 2021 के, ठीक है।
और फिर इंटरव्यू होगा आपका वही अक्टूबर नवंबर महीना में ही होगा, और प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट होगा वो आपका जनवरी 2022 में होगा। ठीक है, तो मतलब अगर अभी का देख लें, अभी जून महीना चल रहा है, अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो बैंकिंग एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही स्पीडली काम होता है ना। इसमें आपको जनवरी 2022 तक आपके हाथ में जॉब हो जाएगा, मतलब कि आपको मतलब जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको डिटेल में वो मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करेंगे और बैंक में अपना एक जॉब जरूर ले लेंगे, क्योंकि अभी पेंडेमिक टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज तो आ नहीं रही है ना। तो इसमें आप ध्यान केंद्रित करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और जनवरी 2022 तक आपके हाथ में जॉब हो सकता है। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और इसके बारे में अगर कुछ भी अपडेट आता है ना, जैसे पेंडेमिक टाइम में तो कुछ भी हो सकता है, बीच में एग्ज़ाम डेट वगैरह भी पोस्टपोन वगैरह हो सकता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप सैम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।